जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्टडी करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आती है? कि बच्चा जब है वो पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पढ़ने के जैसे ही वो बैठता है पढ़ने के लिए 5 से 10 मिनट सब कुछ ठीक ठाक चलता है कि उसका जो मन वाला जो पार्ट है वो उसको और कहीं डाइवर्ट करता है और वो सपनों की दुनिया में चला जाता है। जैसे लैक ऑफ मोटिवेशन की हमने बात की, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इसके बाद में टाइम मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। प्रेजेंट टाइम में बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं। उसको ऑलरेडी पता है कि जब भी मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन इतना पढ़ने के बाद में भी मेरा जो रिजल्ट है वो मेरी अपेक्षा के अनुरूप या जितना मुझे चाहिए उतना मुझे नहीं मिल पा रहा। कि अगर हम चाहें तो अपनी याददाश्त जो है उसको हम एनहांस कर सकते हैं या हम उसका बेटर यूटिलाइज भी कर सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर कबीर, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है फास्टेस्ट लर्नर के रूप में। डॉक्टर कबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। D5 चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं जो इसके व्यूवर्स हैं। और अभी हम यहाँ पे जैसे वंदना जी ने कहा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के लिए यहाँ पे चयनित हुए हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2016 में जब मैंने इसके लिए नॉमिनेट किया था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, तो उसमें मैंने जो था वो बांग्लादेश के मोहम्मद फैजल का जो रिकॉर्ड था 18 आर्टिकल्स उन्होंने 60 सेकंड्स में कंप्लीट किए थे, तो मैंने उनका बिल्कुल हाफ टाइम लेके 30 सेकंड्स में मैंने 20 आर्टिकल्स कंप्लीट किए थे। और बाद में मैंने इसी को आगे जाकर रॉयल्टी के लिए नॉमिनेट किया। तो रॉयल्टी में मेरा जो लास्ट राउंड जो होना है वो आफ्टर कोरोना जो कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, तो मे बी आई थिंक नेक्स्ट सेशन में वो चीज़ें होने वाली है। जी डॉक्टर कबीर, साथ ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्टडी करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मेजर प्रॉब्लम क्या आती हैं? जैसे प्रेजेंट टाइम में हम स्टडी को लेकर बात कर रहे हैं, जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा बाकी अगर देशों की तुलना करें तो वो डिफरेंट वे में है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की मेजर प्रॉब्लम को, तो हम ले सकते हैं लाइक लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कि बच्चा जब है वो पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पढ़ने के जैसे ही वो बैठता है पढ़ने के लिए 5 से 10 मिनट सब कुछ ठीक ठाक चलता है, और 10 मिनट के बाद में उसका राइट ब्रेन, या इसको हम कह सकते हैं कि उसका जो मन वाला जो पार्ट है वो उसको और कहीं डाइवर्ट करता है और वो सपनों की दुनिया में चला जाता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, जैसे लैक ऑफ मोटिवेशन की हमने बात की, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इसके बाद में टाइम मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चों का ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ 80 to 90% बच्चों को यही नहीं पता कि हमें कल मॉर्निंग में करना क्या है, कितने बजे उठना है, कब क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। तो यहाँ से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर हम बात करें स्टडी हैबिट्स को, तो पढ़ाई की वो कौन सी अच्छी आदतें हैं या कौन सी रॉन्ग स्टडी हैबिट्स है, तो उनके साथ वो पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करते करते फिर एग्ज़ाम का स्ट्रेस है। तो हम पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पर ना जाके हम अगर बात करें कि स्टूडेंट्स के कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को वो फेस करते हैं, तो लैक ऑफ मोटिवेशन ले सकते हैं, कंसंट्रेशन, टाइम मैनेजमेंट, स्टडी हैबिट्स, या हम इसको एग्जाम फोबिया या स्ट्रेस भी ले सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जैसे कि अभी प्रेजेंट एरा की अगर हम बात करें तो मेजर जो पेरेंट्स है उनकी यही प्रॉब्लम सामने आती है, या जब भी वो जैसे हमारे साथ विजिट करते हैं या हमारे साथ बैठते हैं, तो उनका पहला यही क्वेश्चन होता है कि हम ऐसा क्या करें कि जो बच्चे हैं उनका पढ़ाई में मन लगने लग जाए। लेकिन अभी हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से दूर क्यों भाग रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम समझें, जैसे एक बच्चा या एक बिजनेसमैन को हम यहाँ कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं जॉब पे जाते हैं, और जॉब पे जाने के बाद में अगर हमारी सैलरी जो है वो लगातार हर महीने के लिए, जैसे एक फर्स्ट मंथ के लिए रोक ली जाती है, फिर उसके बाद में सेकंड मंथ के लिए भी रोक ली जाती है, तो क्या हम वहाँ मोटिवेट रहेंगे? क्या हम वहाँ पे काम पर जाने की या जॉब पर जाने की हमारी इच्छा रहेगी? ठीक ऐसा ही स्टूडेंट्स के साथ में होता है। जब बच्चा पढ़ता है 2 घंटे के पढ़ने के बाद में जब उसने बुक्स को बंद किया, या नेक्स्ट डे जब वो अपने आप को देखता है कि मुझे कितना याद है, मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ, मेरे रिजल्ट्स कितने अच्छे हैं, तो जब उसको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे या जो भी चीज़ें वो पढ़ रहा है वो उसको याद नहीं है, तो क्या उस बच्चे का मन होगा कि वो और ज़्यादा सब्जेक्ट को पढ़े या और ज़्यादा? क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि जब भी मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन इतना पढ़ने के बाद में भी मेरा जो रिजल्ट है वो मेरी अपेक्षा के अनुरूप या जितना मुझे चाहिए उतना मुझे नहीं मिल पा रहा। तो इससे अच्छा है कि मैं
पढ़ने के बजाय दूसरी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकूं। क्या बच्चों की मेमोरी बढ़ाने के लिए भी कोई प्रोग्राम होता है? हाँ, यहाँ पे हम ये चीज़ों को हम बारीकी से समझ सकते हैं। और इंडिया में अगर हम बात करें तो काफ़ी जो मेमोरी ट्रेनर्स है वो इस फील्ड में वर्क भी कर रहे हैं। मेमोरी इन्हांसमेंट की अगर हम बात करें, जैसे आज से हम थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, वैदिक एरा की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो बच्चे थे या जो जितने भी जो स्टूडेंट्स थे, उनके पेरेंट्स उनको एक एज के बाद में वो उनको एक आश्रम में, गुरुकुल में छोड़ दिए जाते थे। और आश्रम में वहाँ पे जो जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, हम वेदों की बात करते हैं तो चारों वेद कहीं भी लिखे हुए नहीं थे। और वहाँ पे की अगर हम बात करें उस एरा की, तो वहाँ पे कागज़ और पेन का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। तो फिर वहाँ पे वो लोग ऐसा क्या करते थे कि वो लाखों श्लोकों को बोलते थे। वहाँ पे गुरुजी जो थे आश्रम को जो संचालन करते थे, स्टूडेंट्स उनसे सुनते थे और वर्बली वो चीज़ें उनको याद हो जाती थी, चाहे वो लाखों श्लोकों में से फिर वो कैसे भी ले। जैसे हम ऋग्वेद की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे सूक्त हमें मिलते हैं, ऋचाएँ मिलती है, श्लोक मिलते हैं, तो वो उनको वर्बली या मौखिक रूप से उनको याद हो जाते थे। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम चाहें तो अपनी याददाश्त जो है उसको हम एनहांस कर सकते हैं या हम उसका बेटर यूटिलाइज भी कर सकते हैं। जो मेमोरी एनहेंसमेंट प्रोग्राम है, ये बच्चों के लिए कितना और क्यों यूजफुल है? ये इसलिए यूजफुल है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि एक बच्चा जो है वो 2 घंटे पढ़ता है और 2 घंटे पढ़ने के बाद में जब वो बुक को बंद करता है तो या फिर अपने आप को कंपेयर करके देखता है कि मुझे कितना याद हुआ, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें वो जो है वो स्किप कर जाती है या वो भूल जाता है। तो मेमोरी इन्हांसमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ें, चाहे वो सीक्वेंस के साथ हमें याद करना हो, किसी भी ऑर्डर के साथ, या हम जैसे हज़ारों वर्ड्स को याद कर सकते हैं, या हम बात करें जैसे साइंस की हम बात करें, इन्वेंशन और इन्वेंटर हो जाते हैं, पीरियोडिक टेबल हमें लर्न करनी होती है, हिस्ट्री में हमें वॉर वगैरह याद करनी होती है, किसी जगह का नाम याद करना है, या ज्योग्राफी में हम जाते हैं तो बहुत सारा हमें डेटा याद करना होता है। तो मेमोरी इन्हांसमेंट जो प्रोग्राम है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और ये प्रोग्राम जो है वो हर एज ग्रुप के लिए होता है। जैसे कि कई बार हम सुनते हैं कि ये बिलो 15 ईयर्स ओल्ड जो एज के बच्चे हैं उनके साथ वर्क करेगा या 20, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये हर एज ग्रुप के साथ वर्क करता है। और जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स की बात करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा, या इसको हम कह सकते हैं कि ये रामबाण के रूप में काम करता है। वो जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो चीज़ें उनको एज इट इज़ याद रहती है, और वो एज इट इज़ याद रहने का मतलब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन जाती है, तो वो लंबे समय तक उनके साथ चलती है। वैदिक मैथ क्या स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है? हाँ, वैदिक मैथ्स की जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे अभी प्रेजेंट एरा की हम बात करें, जैसे स्टूडेंट्स जो है छोटे बच्चे वो अबेकस ज्वाइन करते हैं, तो अबेकस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द वैदिक मैथमेटिक्स, ये हम कह सकते हैं। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स अगर हम भारती कृष्णन जी को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे उनके जितने भी जो सूत्राज और सब सूत्राज जिसकी हम बात करें, जैसे निखिलम हो गया, एकाधिकैन हो गया, एकाधिकैन पूर्वेण हो गया, तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये हमारी जो कैलकुलेशन होती है मैथमेटिक्स की, इसको बहुत ईजी कर देते हैं। जैसे अबेकस की अगर हम बात करें तो अबेकस में कहते हैं कि ये 14 से 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हेल्पफुल है, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो उस एज के बाद में भी ये वर्क करती है। जो वैदिक मैथ है उसमें और मेमोरी एनहेंसमेंट प्रोग्राम जो है, इन दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं मेमोरी एनहांसमेंट प्रोग्राम और वैदिक मैथमेटिक्स, तो वैदिक मैथमेटिक्स जहाँ हम मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स एक अंडरस्टैंड करने का एक सब्जेक्ट है जिसको हम अंडरस्टैंड करके उसको हम समझ सकते हैं, उसके बाद में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो हमारी कैलकुलेशन को इजी करती है, चाहे वो मल्टीप्लाइज हो, स्क्वायर्स हो, क्यूब रूट हमें सॉल्व करना है। लेकिन अगर मेमोरी इन्हांसमेंट की बात करें तो मेमोरी इन्हांसमेंट जो है ये हमारे ब्रेन को, जिसकी हम बात करें, ये ब्रेन से रिलेटेड एक पार्ट हो गया, जिसमें हम अपनी जो मेमोरी है उसको कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, ये यहाँ पे वर्क करता है। इसके लिए पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट मायना नहीं रख सकता। यहाँ पे अगर हम किसी मेमोरी इन्हांसमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं या हम इससे गुजरते हैं, तो मेमोरी इन्हांसमेंट का मतलब हो गया फिर उसके बाद में आप किसी भी सब्जेक्ट को फॉलो करते हो या उसको पढ़ते हो, चाहे वो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, तो वो ज्योग्राफी, या हम इसके बात कर सकते हैं जैसे एनाटॉमी हो गया, तो वो हर सब्जेक्ट पे वर्क करता है। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो अकेले मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स है कैलकुलेशन से रिलेटेड या हार्ड कैलकुलेशन जो होती है वो इनको थोड़ा इजी कर देता है। कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो इस दौर में आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर हम कोविड-19 पैंडेमिक की अगर हम बात करें, जैसे अभी जितने भी जो स्कूल्स वगैरह है वो ऑलमोस्ट बंद है और बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस का उनके बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या हम इसको कह सकते हैं कि जैसे जो बच्चा एक क्लासरूम में जाके वहाँ पढ़ता है तो क्लासरूम में भी वो ठीक से मैनेज नहीं कर पाता वहाँ पे, क्योंकि टीचर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसके साथ में, तो ऑनलाइन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है। कभी आपने देखा कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, कभी हमने देखा कि किसी के आइज़ की प्रॉब्लम आ रही है, सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे फेस कर रहे हैं।
तो हम क्यों नहीं, अभी जैसे पेंडेमिक में हमें एक चांस मिला है कि थोड़ा हमें सोचने का एक मौका मिला, थोड़ा हमें घर पे टाइम बिताने का मौका मिला, तो हम ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ या जैसे अच्छी से अच्छी चीज़ें क्या उन बच्चों के लिए पॉसिबल हो सकती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे अबेकस की, हम बात कर रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स की, हम बात कर रहे हैं मेमोरी एनहांसमेंट प्रोग्राम की, ये सारे जो कोर्सेज है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। तो क्यों नहीं हम बच्चों के साथ इस समय का सही यूटिलाइज कर सकें, तो इन बच्चों को इन एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ सकें ताकि वो अपनी मेमोरी को इन्हांस कर सकें और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस कर सके या अपने पेरेंट्स को दे सके। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगले एपिसोड में आप हमें क्या बताना चाहेंगे। जैसे कि अभी हम एपिसोड की एक सीरीज आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड से, ये फर्स्ट एपिसोड जो है वो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसके बाद में हम शुरू करेंगे कि कैसे हम बच्चों की याददाश्त को तेज कर सकें। वो टिप्स भी हम यहाँ पे दिए जाएंगे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा कि अगर तो हम हमारे ब्रेन का सही से यूटिलाइज करना सीख जाएं तो हम अपनी जो मेमोरी है उसको किस लेवल तक एनहांस कर सकते हैं और हम अपने जो रिजल्ट्स है उनको कितने बेटर वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और कैसे हमारी जो याददाश्त है वो जिसको हम बात कर रहे हैं जैसे सिंगल रीडिंग में किसी भी बुक को याद करना, किसी भी डेटा या फैक्ट्स को, चाहे ज्योग्राफी का हो सकता है, इकोनॉमिक्स का हो सकता है, या वो चीज़ें जो हमें लंबे समय तक याद करनी है हम उनको लंबे समय तक कैसे याद कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें नेक्स्ट एपिसोड के बाद में, आफ्टर एपिसोड जितने भी जो एपिसोड्स आएंगे उनमें हमें सीखने को मिलेगी। डॉक्टर कबीर, जो आपने बताया कि मेमोरी एनहेंसमेंट का, वो तो मैंने खुद आप पर चेक किया था। आपने मुझे बोला था कि नंबर बोलिए, कंटिन्यूस मैंने नंबर बोले थे और उसके बाद में आपने मुझे वो कॉपी मुझे पकड़ा दी थी और उसके बाद में आपने कंटिन्यूस वो नंबर एज इट इज़ बोल दिए थे, और नंबर इतने ज़्यादा थे कि एक साथ इतने नंबर याद रखना बहुत मुश्किल है। आपने सिर्फ 10 या 11 सेकंड्स में वो सारे नंबर बोल दिए थे। इतना जल्दी तो शायद कंप्यूटर भी नहीं कर पाता जितना जल्दी आपने किया था। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को D5 चैनल के व्यूवर्स को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।